हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के अंदर भारत का इतिहास वाला जो है सब्जेक्ट उन्होंने ले लिया है। और आप सभी को पता होगा और मुझे भी पता है कि संडे को आपका एग्जाम है। तो जब संडे को आपका एग्जाम है तो इसका मतलब ये है कि आज आप जरूर जो है ये वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर हमारा जो यूनिट नंबर 6 जो है हमारी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 6 के अंदर चोल राज्य और प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो देरी ना करते हुए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अपना यूनिट नंबर 6, क्योंकि यूनिट नंबर 6 के अंदर से आज हम जो है पूरे के पूरे नंबर खींचने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप लोगों को करना क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि कल एग्जाम है, तो भी इतना जल्दी से हम लोग सारा कवर नहीं कर पाएंगे, पर हाँ इतना जरूर है कि आप लोग जो है ये वीडियो देखने के बाद कुछ हद तक चीजों को जो है बिल्कुल कवर कर पाएंगे, ठीक है, और आगे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर जो है सारे की सारी चीजें पहले से सिलेक्ट कर ली है, जिससे कि आपको देरी ना हो और आपको सही से यूनिट समझ में आ जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट नंबर 6 के अंदर से हमारा लेसन नंबर है चोल राज्य और प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। और जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि हम लोग क्या करेंगे, बिफोर वे स्टार्ट हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिर चोल साम्राज्य क्या है, चोल के बारे में आप क्या समझते हो, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो जो चोल है वो चोल राजवंश या साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये प्राचीन भारत का एक राजवंश था, ठीक है, प्राचीन भारत का एक राजवंश था, इसको हम समझेंगे। और दक्षिण भारत में और आसपास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, यानी कि 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के बीच का एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था, है ना। तो जरा आप यहाँ पर दोबारा देखेंगे, जो चोल साम्राज्य है यानी कि चोल राजवंश है वो है क्या। तो इसको जो चोल यानी कि जो तमिल भाषा के अंदर है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्राचीन भारत का एक राजवंश था, प्राचीन भारत का एक राजवंश था। और दक्षिण भारत में और उसके जितने भी आसपास के जितने भी देश थे, इनमें तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल यानी कि शक्तिशाली, है ना, पावरफुल या शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। तो अब चोल वंश जो था, हम इसके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये है क्या, कैसे है, क्यों है, ठीक है। तो ये हम अच्छी तरीके से समझेंगे वीडियो के। अब स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो जैसे कि आप सभी समझ चुके होंगे कि चोल वंश क्या है, अब इसके राज्य और प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। तो आगे चलते हैं और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो भैया उद्देश्य तो देखने की जरूरत वैसे है नहीं, पर आप फिर भी देख लीजिए कि दक्षिण भारत में चोल वंश का उदय और विकास, ये समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद हम देखेंगे चोल राज्य की क्या प्रकृति रही है। प्रकृति का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितना भी इतिहास है, इतिहास से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, तो वो हम जानेंगे चोल राज्य के बारे में, ठीक है। तो नाडु प्रशासन क्या है, मंदिर की अर्थव्यवस्था और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में संस्कृति संपर्क के बारे में हम समझेंगे। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसके इंट्रो को समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो जो चोल राजवंश है वो भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया ना कि 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चलने वाला राजवंश है ना। और राजा राज चोल ने एक, और उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल एक ने राजाधिराज चोल और वीराराजेंद्र चोल और कुलोत्तुंग चोल एक के तहत दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में चोल एक संघ, सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक शक्ति बन गया था। अब चोल शासन ने क्या करा कि भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में सांस्कृतिक संपर्क कायम किए। बंगाल की खाड़ी में लगातार चोल व्यापारी हजारों जहाजों के आवागमन के कारण, आवागमन का मतलब क्या होता है, आना जाना, इसके कारण विद्वानों ने बंगाल की खाड़ी का चोल झील के रूप में वर्णन किया है। जो बंगाल की खाड़ी थी इसको क्या बोला गया, चोल झील बोला गया। क्यों बोला गया, क्योंकि वहां से जो है जितने भी ये जो चोल साम्राज्य के जितने भी जो लोग थे क्या करते थे, आना जाना वहां से करते थे, इसलिए इसको क्या बोला गया, चोल झील के नाम से जाना गया है। अब चोल इतिहास का अध्ययन अगर हम करें तो उसके कुछ साक्ष्य हैं। वो कौन कौन से साक्ष्य हैं, साक्ष्य मतलब जो उसके सबूत मिलते हैं, उसके जो प्रूफ मिलते हैं। तो बड़ी संख्या में प्राप्त शिलालेख वहां पर मिले हैं, बड़े पैमाने पर वहां पर जो है मंदिर परिसर के अंदर तमिल भाषा में रचित भक्ति साहित्य मिले हैं। जयकोंडार ने कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग के 2 आक्रमणों पर एक अर्थ ऐतिहासिक रचना कलिंग
पर्णी लिखी है। सॉरी, देखो कितने डिफिकल्ट से वर्ड होते हैं जो पढ़ने में भी थोड़े दिक्कत देते हैं, बट कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और चोल वंश ने 9वीं शताब्दी के अंतर्गत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया था। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि भाई इसे याद रखना आप। चोल राजवंश जो था वो भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो शासन था। और इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये जो है 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू हुआ था और 13वीं शताब्दी तक चलता रहा। ठीक है, तो यहां तक आपको इंट्रो समझ में आ गया। ठीक है, मुझे भाई जल्दी से बता दो, यहां तक समझ में आ गया ना आपको। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक चोल शासक की। देखो, संगम साहित्य में प्रारंभिक चोल राजाओं का उल्लेख मिलता है। जो संगम साहित्य है इसमें सबसे पहले जो चोल राजाओं के बारे में उल्लेख मिला है। और विद्वान जो है वो ये भी बोलते हैं कि जो साहित्य दूसरी या पहली शताब्दी का है, बताते हैं कि जो साहित्य है वो दूसरी या पहली शताब्दी का है और संगम युग के अंत से लगभग 3 शताब्दियों के संक्रमण काल के बारे में बहुत जानकारी यहाँ पर नहीं है, मतलब थोड़ी कम जानकारी है। अब जिसमें तमिल देश के पांडे और पल्लव हावी थे। अब तमिल देश के जो पांडे हैं और जो पल्लव हैं ये क्या थे, बहुत ज्यादा हावी दिखाए गए हैं। और कालाभैरव ने तमिल देश पर आक्रमण किया और मौजूदा राज्यों को विस्थापित किया और उस दौरान जो है वहां पर शासन किया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो चोल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो विजयालय थे। अब विजयालय जो थे वो कौन थे, चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है अच्छी तरीके से और लिख ले लीजिए अपने एक पेज पर, जिससे कि आप इसके बाद में चीजों को बना सकते हो। पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए ना। जो कांची के पल्लवों के अधीन थे और उसने 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया, है ना। और उसने क्या करा कि 850 ईस्वी के अंतर्गत उसने तंजौर नाम की एक जगह थी उस पर कब्जा कर लिया और उसे बाद में क्या बना दिया, अपनी राजधानी बना दिया। अब चोल राजवंश जो है सबसे पहले मध्यकाल में अपने प्रभाव और शक्ति के उस पर जो है चरम पर था। उसके बाद में जब दूसरा चोल राजा आया आदित्य प्रथम, उसने पल्लव वंश के अंत का कारण बनाया। यानी कि पल्लव वंश जो था उसका अंत किसने किया, आदित्य प्रथम ने किया। 907 में से उसके बेटे परातंग एक ने पांडे शासक राजसिम्हा द्वितीय ने मुद्रित को जीत दिला दिया और उन्होंने जो है मुद्राई कोंडा यानी कि जो मुद्री का विजेता था उसकी उपाधि की धारण भी वहां पर कर ली। जैसे हम बोलते हैं ना रेसलिंग के अंदर क्या होता है, जैसे 9 कुश्ती एक साथ कोई जीत ले तो उसे बोलते हैं 9 शेरवा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो उन्होंने वहां पर उसको हरा दिया तो इसको क्या बोला, उस विजेता की उपाधि को जो है मुद्रई का विजेता जो था उसको मुद्राई कोंडा के नाम से जाना जाता है। अब विजयालय चोल जो थे उन्होंने शाही चोल साम्राज्य की स्थापना की और उसने कावेरी नदी के उत्तर के क्षेत्र पर भी शासन किया। ठीक है, और विजयालय का पुत्र जो था जिसने पल्लवों और पश्चिमी गंगा साम्राज्य को हराकर चोल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में हम इसमें एक लाइन और देखते हैं कि भाई राजा ने एक शक्तिशाली स्थायी सेना और एक नौसेना बनाई। ये आप लिख सकते हो उसमें कि राजा ने एक स्थायी सेना और एक नौसेना बनाई थी। उसके बाद में वहीं यहाँ पर एक और लाइन देखते हैं हम कि भाई 1025 में राजेंद्र ने हिंद महासागर में चोल सेना का नेतृत्व किया। राजेंद्र ने क्या करा, हिंद महासागर में चोल सेना जो थी उसका नेतृत्व किया और श्री विजय पर हमला किया। उसके मलेशिया और इंडोनेशिया में कई स्थानों पर हमला कर दिया था। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा सब कुछ, है ना, नॉर्मल चीजें। अब चोल राज्य जो और प्रशासन था तो उसके हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो उसकी प्रगति थी वो क्या थी। तो देखो नीलकंठ शास्त्री ने बताया कि चोल राज्य के बेंजेटाइन साम्राज्य की तरह एक केंद्रीकृत राज्य के रूप में व्याख्या है। बताया गया है कि जो बेंजेटाइन साम्राज्य है उसी की तरीके से चोल साम्राज्य के बारे में, राज्य के बारे में जो है पूरी व्याख्या दी गई है। और उसके बाद में जितने भी जो इन्वेस्टिगेशन की गई, शोध किया गया, तो चोलों के नाडु और स्थानीय स्वशासन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। अब बर्टनस्टीन ने चोल राज्य की प्रगति को समझाने के लिए सेगमेंटरी स्टेट मॉडल विकसित किया था। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्टनस्टीन ने जो क्या करा था, चोल राज्य की जो प्रगति है उसको समझाने के लिए सेगमेंटरी स्टेट मॉडल जो है विकसित किया था। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो चोलों के युग में संपूर्ण दक्षिण भारत पहली बार किसी एक राजवंश के अधीन लाया गया था। अब चोलों के युग का दौरान जब था तो उसी दौरान पहली बार ऐसा हुआ था कि एक राजवंश के अधीन पे किसी को लाया गया। और चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता उनके स्वायत्त गांव और नगर प्रशासन थे। यानी कि उनके खुद के जो गांव थे और जो नगर प्रशासन थे वही उनके लिए सबसे बड़ी विशेषता थी। उसके अंदर केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन यानी कि सरकार की प्रणाली राजतंत्रीय थी, राजा का शासन था। अब संगम युग में जैसा था वैसे ही हमारा इसके अंदर भी दिखाया गया है। अब तंजावुर की शुरुआती राजधानी के अलावा और बाद में गंगईकोंडा, चोलपुरम, कांचीपुरम और मुदेर में भी क्षेत्रीय राजधानियां थीं, जिसने कभी कभार दरबार होते थे और राजा सर्वोच्च परोपकारी अधिनायक था। कि बोल दिया ना कि भाई राजा ने जो बोल दिया वो बोल दिया, है ना। चोल मंदिरों ने क्या करा,
चोल मंदिरों ने राजाओं को वैधता प्रदान करके राजनीतिक संरचना को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो चोल के जितने भी मंदिर थे तो उन्होंने भी क्या करा, राजाओं को जो है बहुत ज्यादा राजनीतिक संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद आता है हमारा प्रांतीय प्रशासन। अब प्रांत यानी कि प्रांत जो वर्ड है इसको हम राज्य बोलते हैं, ठीक है। और इसी राज्य वर्ड को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलें तो इसको हम देश भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रांत का मतलब क्या है, राज्य है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राज्य का मतलब होता है कोई भी एक देश, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन में साम्राज्य को प्रांतों या मंडलमों में विभाजित किया गया था। प्रांतों का अब वल्लनाडु यानी कि डिवीजनों, और नाडु जिलों, और कोट्टकम ग्राम समूह, और कुर्म यानी कि गांव में विभाजित किया गया। क्योंकि ये तमिल के अंदर है तो इसलिए इनके नाम अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो कस्बों के लिए स्वायत्त प्रशासन को तनकुरम के रूप में जाना जाता था। आप देखो तनकुरम, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया ना आपको, यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर जो चीजें बताई कि तमिल में लिखी हुई है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है अलग अलग वर्ड आते हैं जो कि आपके थोड़े से हल्के से समझ से बाहर हो सकते हैं, पर आपको चीजों को समझना है। उसके बाद है आपका कि स्थानीय स्तर पर उर, सभा, नगरम आदि स्वायत्त स्थानीय निकाय प्रशासन का कार्य संभालती थी। अब उर में एक साधारण गांव के कर देने वाले निवासी शामिल थे। उर जो एक जगह थी जिसमें जो थे साधारण गांव के कर देने वाले निवासी मौजूद थे, और सभा की सदस्यता गांव के ब्राह्मणों तक थी, और वहीं विशेष रूप से ब्राह्मणों को दिए गए गाँव में पाई जाती थी, ठीक है। अब उर गांव के सभी करदाता वयस्क पुरुष थे। जितने भी जो करदाता थे वो कौन थे, सारे के सारे वयस्क थे। लेकिन वास्तव में वृद्ध सदस्य अधिक सक्रिय भूमिका निभाते थे और सभा की यही व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको समझना है जिससे कि आप अपने पेपर में थोड़ा लिख पाए। अब सैन्य व्यवस्था की बात करें तो चोल राजाओं की एक पेशेवर सेना थी जिसमें राजा सर्वोच्च सेनापति था। जो चोल राज्य थे, अगर हम सैन्य व्यवस्था की बात करें तो आप बताएंगे जो चोल राजाओं की जो एक पेशेवर सेना हुआ करती थी और जिसमें जो सर्वोच्च होता था वो कौन होता था, एक सेनापति होता था। अब इसके 4 तत्व होते थे। वो कौन कौन से तत्व थे? सबसे पहला हम तत्व देखते हैं कि घुड़सवार सेना थी, और दूसरा तत्व हमारा जो है हाथी वाहिनी, और तीसरा जो था पैदल सेना के कई प्रभाग, और एक जो थी नौसेना इसके अंदर शामिल थी। अब तलवारधारी सबसे जो है स्थायी और भरोसेमंद सैनिक थे यहाँ पर। तो सैन्य व्यवस्था के बारे में बताया गया कि चोल राजाओं की जो एक पेशेवर सेना थी जिसमें राजा जो है सर्वोच्च सेनापति था। इसके 4 तत्व थे, घुड़सवार, हाथी और पैदल वाली, और एक नौसेना। और तलवारधारी सबसे स्थायी और भरोसेमंद सेना होती थी। हालांकि सेना में तीरंदाजार भी शामिल थे। हाथियों ने सेना में एक प्रमुख भूमिका भी, और राजाओं के पास में कई युद्ध जीतने वाले हाथी भी मौजूद थे। तो आपको क्या करना है, चीजें ना आपको बिल्कुल इलेबोरेट कर देनी है। आपको थोड़ी सी चीज पता है उसी को आप जितना खींच सकते हो आप खींच देना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ज्यादा चीजें नहीं पता है तो आपको एटलीस्ट थोड़ा तो पता है ना। तो सेम वही चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भू राजस्व और व्यापार कर आय का एक मुख्य धन थे। जो भू राजस्व है और जो व्यापार है वो कर यानी कि जो टैक्स बढ़ाने का जो सबसे ज्यादा मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था, वो यही था। चोल शासकों ने क्या करा, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के और जारी किए। अब चोल साम्राज्य ने क्या करा कि चांदी के, सोने के, तांबे के सिक्के जारी कर दिए। अब चोल अर्थव्यवस्था स्थानीय स्तर पर 3 स्तरों पर थी। पहले भाई कृषि वस्तुओं के व्यावसायिक शहरों है ना, नगरक को आधार बनाया, और चोल शासकों ने बुनाई उद्योगों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया और रेशम की बुनाई को प्रोत्साहित किया। और उसके बाद में कांजीपुरम रेशम के मुख्य केंद्रों में से एक बन गया। कांजीपुरम क्या बन गया, मुख्य क्षेत्रों में एक बन गया, यानी कि अर्थव्यवस्था वाला कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर हम कृषि की बात करते हैं तो देखो इसके पॉइंट्स कितने इजी हैं। आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन आता है ना तो आपको अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार, ये पॉइंट्स आपको लिख लेना है, जिससे कि क्या होगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। कृषि अर्थव्यवस्था की जो अगर हम बात करें तो सिंचाई सुविधाओं की काफी हद तक यहाँ पर जो है निर्भरता करती थी, और कुओं और तालाबों की खुदाई के अलावा भी यहाँ पर जो है चोल शासकों ने कावेरी और अन्य नदियों पर शक्तिशाली पत्थर के बांध बनाए और जमीन के बड़े हिस्से पर पानी वितरित करने के लिए नहरों की खुदाई भी की, है ना। और वहीं व्यापार की बात करें तो चोल राज्य के विदेशी व्यापार और समुद्री गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और जिससे चीन और दक्षिण एशिया के अंदर उनका प्रभाव बढ़ने लगा। यानी कि जो इनके व्यापार की बात करें तो चोल राज्य जो था इसने क्या करा, विदेशी व्यापार और समुद्री गतिविधि के अंदर इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर उनका प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको चीजें समझ में आ गई होगी। फिर हम समाज की बात करते हैं तो इसमें देखो पॉइंट आ गया एक आपका। तो चोल राजाओं ने क्या करा, सार्वजनिक कल्याण के लिए भूमि दान की। यानी कि जो समाज का कल्याण करना है, सर्वोपरि बनना है, सबका कल्याण करना है, तो उन्होंने भूमि को दान देना शुरू कर दिया। अब तिरुमुकड्डलम शिलालेख से पता चलता है कि एक अस्पताल का नाम विराट चोल के नाम पर रखा गया था। यानी कि जो एक अस्पताल था उसका नाम जो है किसके नाम पर रखा गया, विराट चोल के नाम पर रखा गया था। अब
तिरुमुकुंडम शिलालेख से पता चलता है कि एक अस्पताल का नाम जो है वीराचोल के नाम पर रखा गया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तमिल शिक्षा का माध्यम थी। यहाँ पे बताया गया जो शिक्षा जो थी वो कौन सी उसमें मिल रही थी, तमिल में मिल रही थी। अब धार्मिक मठ यानी कि घटिका जिसको बोलते हैं, ये विद्या केंद्र थे। यहाँ पर जो है एजुकेशन प्राप्त किया जाती थी और उन्हें सरकारी सहायता भी यहाँ पर मिलती थी। धार्मिक अनुदानों के माध्यम से भूमि के व्यापक अनुदान के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से कृषि का समाज का विस्तार और प्रसार होने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको। उसके बाद में चोल संस्कृति की अगर हम बात करें, जिसमें कला और वास्तुकला की बात की गई है, वास्तुकला की, तो चोल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहले मंदिर। देखो बहुत छोटी छोटी चीज आपको समझनी है, क्योंकि इतना आपको याद रहेगा उतना आप आराम से लिख पाएंगे। प्रारंभिक मध्यकालीन शहरीकरण की एक प्रमुख विशेषता जो है मंदिर शहरों में विशाल मंदिर परिसरों का विकास है। यानी कि जो प्रारंभिक मध्यकालीन जो शहरीकरण है उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके अंदर जो मंदिर जो बड़े बड़े मंदिरों का जो निर्माण हुआ है, उनका जो परिसरों का विकास हुआ है, वही उसका एक महत्वपूर्ण रूप है। और विशेष रूप से कांचीपुरम शहर के अंदर पल्लव वंश यानी कि केंद्रीय पल्लव वंश के शासन काल में एक नए प्रकार का शहरी विकास जो है शुरू होने लगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि जो प्रारंभिक मध्यकालीन जो शहरीकरण की एक प्रमुख विशेषता थी, वो मंदिर शहरों के अंदर जो बड़े बड़े परिसरों का निर्माण हुआ था वो थी। और विशेष रूप से जो कांचीपुरम शहर था उसके अंदर जो है पल्लव वंश के शासन काल में एक नए प्रकार के शहरी विकास का आरंभ यहाँ पर हो गया था। चोल अब राजा जो थे, इन्होंने कावेरी नदी के किनारे नए जो है कई शिव मंदिरों का निर्माण किया। चोल मंदिर की वास्तुकला को इसकी भव्यता के साथ साथ में बहुत महीन यानी कि सूक्ष्म कारीगरी के लिए भी सराहा गया, यानी कि अप्रिसिएट किया गया है ना। चोल कला दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर फैल गई और उसने दक्षिण पूर्व एशिया की वास्तुकला और कला को भी प्रभावित कर दिया। यहां तक ओके। उसके बाद मंदिर वास्तुकला विशेष रूप से द्रविड़ या दक्षिण भारतीय वास्तुकला की शैली चोलों द्वारा विकसित की गई थी। चोल मंदिर की मुख्य विशेषता विमान है, जिसके अलंकृत गोपुरम या प्रवेश द्वार भी बनाया जाता था। चोलों के अधीन मंदिर सामाजिक जीवन का केंद्र बन गए। अब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत जो है वो चोलों के अधीन जो है मंदिर सामाजिक जीवन का क्या बन गए, केंद्र बन गए। उसके बाद में आती है आपकी मूर्तिकला और चित्रकारी। चोल काल के अंदर मूर्तिकला के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा प्रगति देखी गई है। जो चोल काल था इसके अंदर जो है मूर्तिकला के अंदर इस जो मूर्तिकला का क्षेत्र था इसमें भी बहुत ज्यादा प्रगति यानी कि प्रोग्रेस देखी गई है। और श्री निवासनूर में कुरंगनाथ मंदिर की दीवारों पर और कुंभकोणम में नागेश्वर स्वामी मंदिर में कई संरक्षित और लगभग आदम का चित्र यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। अब तिरुपति शिवारम शिव मंदिर के चित्रण शानदार आरंभिक चोल कला का एक जीवंत उदाहरण है। यानी कि जो अगर हम बात करें चोल जो साम्राज्य था उसमें जो मूर्ति कला की अगर हम चित्रकारी की बात करें तो यहाँ पर जो है तिरुपति शिव सवारम जो स्थित मंदिर है वो इसका जो है एक शानदार जो है बताया गया है, इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है। ठीक है, कुछ शब्द जो थोड़े से बड़े हैं, जो थोड़े से मिस प्रोनाउंस हो रहे हैं, उसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब मतलब वाइल टीचिंग तो सम ऑफ द टाइम की हम लोगों को ना दिक्कत सी हो जाती है, मतलब अचानक से कि कोई वर्ड एकदम ही बड़ा सा आ जाता है ना। तो हाँ, विजयालया चोलेश्वर और राजेश्वर मंदिर की दीवारों पर जो है भित्ति चित्र पाए जाते हैं। अब विजयालया चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर जो है महाकाल देवी और शिव की बड़ी बड़ी आकृतियां यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपका लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत बढ़िया तरीके से जो भी मैंने आपको बताया। आई होप आपका कल का एग्जाम अच्छा जाएगा और आप जो है सारे लेसन्स देख कर जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आज रात तक मैं आपको वन शॉट वीडियो दे दूं जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दूं। अगर आप चाहते हैं कि वन शॉट वीडियो आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। और बाकी आपको कल के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।